फर्स्ट चैनल। आज का जो टॉपिक है इसको शुरू करने से पहले आपने बोर्ड पे लिखा हुआ तो देख लिया होगा, रिमोट सेंसिंग आज हम पढ़ने वाले हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इतना बता दूं कि हम जो ये लेक्चर जो ये देख रहे हैं ना, ये जो वीडियो सीरीज जो ये चल रहा है, ये पूरा प्री प्लस मेंस के अकॉर्डिंग ही है। मतलब जो अभी एमपीपीएससी 2019 होने वाला है, साथ ही साथ 2020 में भी अगर आप देखोगे तो जो नया सिलेबस आया है, उस नया सिलेबस में अगर आप देखोगे पेपर थर्ड का जो पार्ट है उसमें यूनिट नंबर 7 हम पहले पढ़ रहे हैं। तो और सेम चीज यूपीएससी में भी है कि पेपर नंबर थर्ड है, जहां टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है उसको हमने पहले शुरू किया है। तो जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं तो वो सब आपके यूनिट वाइज ही चल रहे हैं, जिसमें मैंने पहले ही मेंशन किया था कि स्पेस टेक्नोलॉजी चल रहा था, और लास्ट वीडियो में जहां मैंने आपको पीएसएलवी के बारे में बताया था वहां जाके मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी को एंड कर दिया था। उसके बाद क्या बचता है, तो उसके बाद सिर्फ थियोरेटिकल पोर्शन बचता है जो बेसिकली मतलब लिखने का जो काम है। तो उसके लिए मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिसे भी नीड हो तो आप मुझे जो है ईमेल कर सकते हो या इस चैनल पे एक मैसेज डाल सकते हो, ठीक है, फेसबुक पेज पर। तो आज का जो टॉपिक है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये नाम तो आप हमेशा सुनते हैं कि रिमोट सेंसिंग, सुदूर संवेदन क्या है, ठीक है। तो आज हम इसमें काफी चीजों को कवर करने वाले हैं। पहली चीज तो हम रिमोट सेंसिंग को कवर करेंगे, हिंदी में इसी को सुदूर संवेदन बोलते हैं। दूसरी चीज हम क्या कवर करने वाले हैं आज, हम इसमें कवर करेंगे जीआईएस क्या होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर हम कवर करेंगे कि टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या है, ठीक है, कितने टाइप होते हैं रिमोट सेंसिंग के। और फिर हम बात करेंगे इसमें कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ जो पॉइंट है, जैसे कि आपने अगर नाम सुना होगा जैसे रीसैट, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है ओशियानोसैट या ओशियन सैट जिसको हम बोलते हैं, ये सब उपग्रह के नाम है। उसके बाद आपने कई बार नाम सुना होगा आईआरएस, ठीक है। फिर कई बार आपने सुना होगा आईआरएनडब्ल्यूएस, ठीक। और अभी इसी साल 2020 में 12 जनवरी को जो प्री हुआ था एमपीपीएससी का, उसमें क्वेश्चन भी आया था सत्यभामा सैट करके। अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको याद होगा, सत्यभामा सैट करके एक क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो ये जो जितने भी टाइप्स ऑफ सैटेलाइट है, ये हालांकि मैंने पहले ही एक वीडियो में पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, और सारे मैंने बताए हैं उसको, ठीक है। अब हम आज जो टॉपिक है रिमोट सेंसिंग, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो, रिमोट सेंसिंग अगर हम बोलते हैं कि कब से शुरू हुई या रिमोट सेंसिंग क्या है, तो देखो आज हम और आप ये जो किसी भी एरिया का, किसी भी क्षेत्र के बारे में जो नॉलेज हम रखते हैं कि वहां पे कितने पठार हैं, कितनी पहाड़ियां हैं, कितने झील हैं, कितनी नदियां हैं, कौन सा एरिया जंगल से भरा हुआ है, कौन सा एरिया खाली है, कौन सा एरिया खाली मैदान है, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आज आपको रिमोट सेंसिंग के कारण ही मिलते हैं। रिमोट सेंसिंग की अगर हम परिभाषा की बात करें तो इट इज अ टेक्निक, ये एक तकनीक है, एक टेक्निक है जिसके मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी एरिया का सारा टोपोग्राफिकल फीचर का पता लगाते हैं। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको हमेशा मेंशन करना पड़ेगा, वो ये है कि विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, बिना उस जगह पे जाए हम उपग्रह के मदद से उस एरिया का सब कुछ जो जो पॉइंट्स है, ठीक है। जैसे अगर मान लो, सपोज करो कि हम इंदौर में हैं, जस्ट सपोज करो, अब इंदौर में कोई पहाड़ी है और उस पहाड़ी में कोई टनल बनना है जिसके थ्रू रेल जो है वो जो ट्रेन है वो पास होगी। अब ऐसे कंडीशन में देखो, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमसे टनल बनाने में गलती हो जाए, तो हम पहले से हमारे पास ऐसा इंफॉर्मेशन कैसे आ जाता है कि आपको टनल का ओपनिंग इधर से रखना है और एग्जिट यहाँ से रखना है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये सब रिमोट सेंसिंग के थ्रू ही पहले से फीड रहते हैं। और रिमोट सेंसिंग में जो चीज हेल्प करती है वो है हमारे सैटेलाइट्स, वो है हमारे उपग्रह, ठीक है। और ये उपग्रह वही है जैसे कि आईआरएस उपग्रह हो गया, ओशियन सैट हो गया, आईआरएनडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है। तो ये कुछ उपग्रह है जो रिमोट सेंसिंग में हेल्प करते हैं। अब देखो क्या होता है कि जब हम किसी भी एरिया का रिमोट सेंसिंग कर लेते हैं, रिमोट सेंसिंग का सिंपल मतलब है कि आप उस जगह की सब जानकारी इकट्ठा कर रहे हो। तो जब आप इकट्ठा कर लेते हो ना वो पूरी जानकारी, तो फिर क्या होता है कि ग्राउंड स्टेशन पे जो उपग्रह होता है वो सारे डेटा को भेजता है, और सारे डेटा को जब वो किसी ग्राउंड स्टेशन पे, जहाँ पे टेक्नीशियन बैठे हुए हैं, जहाँ पे इंजीनियर बैठे हुए हैं, जहाँ पे जो डेटा कलेक्ट करने वाले जो जितने लोग हैं जो रिमोट सेंसिंग से जुड़े हुए हैं, उसको फीड करके कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर के जैसा बना के रख लेते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर है जो आपको फर्दर यूज में हमेशा हेल्प जो है करेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि हमको टनल फिर इंदौर में कहीं और बनाना है तो हम फिर से रिमोट सेंसिंग करेंगे, क्योंकि ये काफी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, इसमें उपग्रह का इस्तेमाल कर रहे हो। तो वो जो डेटा हम स्टोर करके रख लेते हैं उसी डेटा को हम बोलते हैं जीआईएस। जीआईएस का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको याद रखना है कि रिमोट सेंसिंग एक टेक्निक है, एक तरीका है जिससे आप किसी भी एरिया का सारा डेटा कलेक्ट करते हो।
पर जो कलेक्टेड डेटा है, सारा जो इंफॉर्मेशन कहीं स्टोर है सॉफ्टवेयर के फॉर्म में, वो कहलाता है जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो होप करता हूं कि आपको डेफिनेशन तो क्लियर हो गया कि इन दोनों में क्या फर्क है। एक टूल है जबकि एक टेक्निक है। खास बात यह है कि रिमोट सेंसिंग में हम कभी भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं करते। ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि हम खुद कभी उस जगह पे जाके हम सर्वे नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट के मदद से उसके सारे कोऑर्डिनेट का पता लगा रहे हैं। हम सब कुछ पता लगा रहे हैं कि वो जो क्षेत्र है वो समुद्र तल से कितना ऊंचा है या समुद्र तल से कितना नीचा है, कितने पेड़ है वहां पे, कितने जंगल का एरिया है। आप जैसे सुनते हो ना कि हर साल रिपोर्ट आती है, जैसे फॉरेस्ट, इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट की जो रिपोर्ट आती है, इसमें हमको पता चलता है कि इस साल इस स्थान पर इतने क्षेत्रफल में पेड़ और बढ़ गया। तो ये रिपोर्ट कैसे आता है? ये सब रिमोट सेंसिंग के कारण ही आता है। अब अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ से आप किसको इसका जनक जो है वो बोल सकते हो, तो देखो बेसिक फॉर्म में अगर हम बात करें तो इसका इतिहास काफी पुराना है। जब कैमरा के जब खोज हुआ, जब कैमरा को इन्वेंट किया गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि कई लोगों को कुछ आइडियाज आए। जो ये मैं तुमको बता रहा हूँ कि 18 सेंचुरी की बात है लगभग, कि आइडिया है कि यार हम किसी तरीके से क्या हम किसी एरिया का कोई व्यू ले सकते हैं ऊपर से, मतलब हवा में कोई बैलून है या एरोप्लेन है। तो उस टाइम पे तो एरोप्लेन वगैरह थे नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे क्या मौजूद था, तो उस टाइम पे हॉट एयर बैलून हुआ करते थे। तो कुछ साइंटिस्ट क्या करते थे कि इस हॉट एयर बैलून में कैमरा को लगा देते थे और जैसे जैसे बैलून उस एरिया में घूमती थी तो वो बहुत सारे फोटो अपने मेमोरी में खींच के रखती थी, जो कि बाद में जब ये नीचे आती थी तो वो जो साइंटिस्ट थे इन फोटोज को लेकर पता लगा पाते थे कि उस एरिया में क्या क्या चीजें मौजूद है। जैसे अगर मान लो, सपोज करो कि अगर कोई वॉल्केनो है, सपोज करिए कि कोई ज्वालामुखी है। अब कोई इंसान यहाँ जाकर फोटो तो नहीं ले सकता ना, हम फिजिकल कांटेक्ट यहाँ कर नहीं सकते क्योंकि हीट और टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तापमान बहुत ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि बैलून को भेजते हैं जिसमें कैमरा लगा है और उस कैमरे से हमको सारी फोटो मिल जाती है। बाद में वो जब जमीन पे उतरती है, ग्राउंड पे आती है, तब हम इन सारे फोटोज से ये कलेक्ट करते हैं कि अभी ज्वालामुखी का हाल कैसा है, कि अभी ज्वालामुखी एक्टिव है या डीएक्टिव है। तो ये आइडिया बहुत पहले आया, लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल आप देख सकते हो कहाँ इसका इस्तेमाल किया गया बड़े लेवल पे, वो था विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीज थी, एक्सिस और अलाइज थी, उन्होंने क्या किया कि अपने जो फाइटर जेट्स थे, जो लड़ाकू विमान थे, उस पर कैमरा लगाए। अब जब भी कोई लड़ाकू विमान किसी दुश्मन के एरिया में जब वो जाती थी तो सेवरल फोटोज की उनका बंकर कहाँ का है, एम्यूनेशन कहाँ है, गोला बारूद कहाँ रखे हैं, कौन से एरिया में कितने सोल्जर्स हैं, कितने सैनिक हैं, इन सब का फोटो कलेक्ट करके लाती थी और अपने देश के जो डिफेंस सेंटर होते थे वहां पर इस फोटो के जरिए ये क्या करते थे, फिर स्ट्रेटेजी डिसाइड करते थे कि फाइनल अब हम वॉर कैसे करेंगे। तो देखो इससे काफी फायदा हुआ कुछ कुछ कंट्रीज को। जापान ने इसका इस्तेमाल किया, अमेरिका ने इस्तेमाल किया, और बेसिक फॉर्म में अगर बोलो तो ये अमेरिका से ही शुरू हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें ना कि ऑफिशियली, ये तो हो गई कहानी, ये तो हो गई हिस्ट्री, और आपके जो टॉपिक है यूनिट नंबर 7 में उसमें लिखा भी हुआ है कि हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया, की हिस्ट्री इंडिया में क्या है इसकी। ठीक है, तो देखो पहले तो हम बात करें कि वर्ल्ड में क्या रही। तो वर्ल्ड में इसकी हिस्ट्री ये है कि 1960 में, 1960 में पहली बार अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति थी, उनका नाम था एवलिन प्रोइट। ठीक है, एवलिन प्रोइट ने पहली बार इस टर्म रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल किया और इसके बारे में बताया कि हम इसका कहां कहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यूज की बात करें, अगर ये क्वेश्चन सपोज करो आ जाता है 3 नंबर में आपसे पूछता व्हाट इज द यूज ऑफ रिमोट सेंसिंग, तो ऐसे कंडीशन में अगर आपसे रिमोट सेंसिंग का यूज अगर पूछ रहा है तो आप देखो कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हो। सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, इसे सर्वे कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, कोई भी क्षेत्र है, कोई भी एरिया है, उसका टोपोग्राफिक फीचर जो है, जितना भी उसका टोपोग्राफी, ऊंचाई, चौड़ाई, सब कुछ ये जान सकते हैं। तीसरा क्या है कि हम इसको हाइड्रोलॉजी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई हम इतना भी तो पता लगा सकते हैं ना कि समुद्र तल जो है वो, उसमें जो पानी है समुद्र में या महासागर में, उसमें समुद्र का जो पानी है वो घट रहा है या बढ़ रहा है, लेवल क्या हो रहा है, क्योंकि देख रहे हो तो कि हर साल जो टेम्परेचर है वो बढ़ते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का लेवल बढ़ रहा है। तो इन सब के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी अगर हम बात करें तो रिमोट सेंसिंग से, जैसे हमने बोला कि वॉर वगैरह का जो पर्पस है वहां पे भी इस्तेमाल हो सकता है। जैसा हाइड्रोलॉजी है उसी के जैसा होता है ओशियानोग्राफी। ओशियानोग्राफी मतलब यहाँ महासागर का डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम बात करें
तो ऐसे कई सारे इनॉर्मस फील्ड है जहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बेसिक फॉर्म में ये क्या होता है, किसी भी स्थान के बारे में पूरी जानकारी हम इकट्ठी करते हैं। तो अगर यूज पूछेगा तो आप यूज में ये सारी चीजें बता सकते हो। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ दे सकते हैं यहाँ पे कि कार्टोग्राफिक सर्वे में क्या हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज है यार कि कार्टोग्राफी क्या होता है। कार्टोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मैप, कार्टोग्राफी होता है मानचित्र का अध्ययन। तो आप अगर डेटा कलेक्ट कर लोगे, सब कुछ पता लगा लोगे, तो आप एक रफ मैप तो बिल्कुल तैयार कर सकते हो ना। आप तो बिल्कुल पता लगा सकते हो कि यहाँ पे नदी है, यहाँ पे रोड है, यहाँ पे गली है, तो आप एक रफ मैप बना सकते हो। तो बेसिक फॉर्म में कार्टोग्राफिक सर्वे में भी इसका इस्तेमाल होता है। और कार्टोग्राफिक सर्वे में ही इस रिमोट सेंसिंग का जो डेटा कलेक्ट हुआ था, जो डेटा आया था, जो जितने भी कोऑर्डिनेट आए, कितनी लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसी के मदद से जीआईएस के थ्रू मानचित्र तैयार होते हैं, नए नए मैप्स तैयार होते हैं, नए नए चीजों के बारे में हम पता लगाते हैं कि कौन सा एरिया भी कितना बढ़ा है या कितना घटा है। जैसे आपने सुना होगा गलवान घाटी। अब गलवान घाटी के जो न्यूज चैनल वाले जो फोटो दिखा रहे थे, वो कौन से फोटो दिखा रहे थे, कहाँ से वो सोर्स था। तो सोर्स बेसिकली उपग्रह था। उपग्रह से, सैटेलाइट से जो फोटो लिया गया, रिमोट सेंसिंग हुआ और रिमोट सेंसिंग की मदद से वो फोटो किसी सेंटर में आया और वो सेंटर ने डिस्ट्रीब्यूट किया उसी फोटो को, वो दिखा रहे थे। तो वो भी रिमोट सेंसिंग की मदद से ही हम देख रहे थे। ठीक, अब आपसे पूछ जा सकता है कि हम बार बार बात कर रहे हैं ग्राउंड स्टेशन के बारे में कि ग्राउंड स्टेशन क्या होता है। तो ग्राउंड स्टेशन देखो बेसिकली सेंटर होता है, केंद्र होता है। अगर आपसे पूछ लेता है यहाँ पे प्री में कि इंडिया का नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है, भारत का केंद्रीय सुदूर संवेदन स्टेशन कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि ये सादनगर में है। और सादनगर कहाँ है, अगर मान लीजिए ऑप्शन में सादनगर नहीं रहा तो आपको याद रखना है कि ये हैदराबाद में। ठीक है, और यहीं पे जितने भी भारत के उपग्रह हैं जो रिमोट सेंसिंग में मदद करते हैं, जैसे कि IRS, ये सभी के सभी फोटो जो है वो इसी को भेजते हैं। सादनगर में ही यहाँ पे कलेक्ट होते हैं और बाद में फर्दर इंडियन जो गवर्नमेंट है वो उसका इस्तेमाल करती है। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि रिमोट सेंसिंग के यूज हो गए, उसके बाद हिस्ट्री हो गई और रिमोट सेंसिंग क्या है ये भी आपने जान लिया। अब अगर हम बात करें कि रिमोट सेंसिंग का प्रिंसिपल क्या है और साथ ही साथ अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि रिमोट सेंसिंग के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में आपसे ये पूछ सकता है कि टाइप बताइए, और ये बहुत जाना माना क्वेश्चन है। अगर आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठाओगे ना मेंस के, तो उसमें बहुत बार ये पूछा रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो देखो टाइप्स कितने होते हैं। टाइप दो होते हैं, एक टाइप होता है एक्टिव, दूसरा टाइप होता है पैसिव। ठीक, लेकिन इसको समझने से पहले एक चीज समझो। सपोज करिए कि आपके पास कैमरा है, जस्ट सपोज करिए, ठीक है, और कैमरा के ऊपर क्या लगा है, फ्लैश। ठीक, अगर मान लीजिए एक टाइम है नाइट का और एक टाइम है डे का, एक सुबह का टाइम है और एक रात का टाइम। अगर आप फोटो खींचना चाहते हो कैमरा से, तो बताओ डे टाइम में आपको फ्लैश की जरूरत होगी क्या, नहीं होगी। तो जब क्या होता है कि सनलाइट, डे टाइम में आपको रोशनी कौन देता है, सनलाइट। तो जब हम सनलाइट की मदद से रिमोट सेंसिंग करते हैं, सूर्य की किरण से, उसी रिमोट सेंसिंग को बोलते हैं पैसिव रिमोट सेंसिंग, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लैश ऑन नहीं किया, पहले से ही इतनी रोशनी। जबकि क्या हो जाता है कि नाइट का टाइम है और उस टाइम पे भी रिमोट सेंसिंग हो रहा है, मतलब फोटो वगैरह हमको लेनी है। अब ऐसे कंडीशन में सनलाइट तो है नहीं, हमको फ्लैश ऑन करना पड़ेगा। इसका मतलब सनलाइट नहीं है। जिस कंडीशन में सूर्य की किरण नहीं होती और तब हम रिमोट सेंसिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्टिव रिमोट सेंसिंग। ये फर्क है। पैसिव में हम सनलाइट की मदद लेते हैं, जबकि एक्टिव में हम किसकी मदद लेते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट है अलग अलग टाइप के, उसकी मदद से हम ये सेंसिंग करते हैं। अब सवाल आपके मन में ये जो है उठ सकता है कि दोनों में हम रिमोट सेंसिंग ही कर रहे हैं, पर यहाँ तो सनलाइट है, ये नेचुरल सोर्स दे रही है। अब प्रिंसिपल क्या है, कैसे होता है रिमोट सेंसिंग, ये तो मैं आगे बताता हूँ। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जब यहाँ पे सूर्य की किरण नहीं है, तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग में किसका इस्तेमाल होता है। तो आपने नाम सुना होगा, इसमें इस्तेमाल करते हैं हम दो डिवाइस का, एक होता है लिडार और दूसरा होता है रडार। ठीक है, लिडार का फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, जबकि आपने रडार के बारे में सुना होगा, इसका होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है, तो देखो नाम ही है लाइट, तो ये जो है ना वो दृश्य प्रकाश पे चलती है, दृश्य प्रकाश बोल सकते हो या प्रकाशीय तरंगों पे चलती है। ठीक है, जबकि अगर हम रडार की बात करें तो ये रेडियो तरंगों पे चलती है।
अब आपको याद होगा कि चाहे वो प्रकाशीय किरणें चाहे वो रेडियो तरंगे हैं, आपने फिजिक्स में अगर पढ़ा होगा कि दोनों के दोनों ईएम वेव्स होते हैं। ईएम वेव्स का मतलब होता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, और विद्युत चुंबकीय तरंगे वो होती हैं जिसमें खास बात ये हो कि इनमें तरंग दैर्घ्य जैसी प्रॉपर्टी हो, वेवलेंथ जैसी प्रॉपर्टी हो। वेवलेंथ का सिंपल मतलब होता है किसी दिए गए समय में कोई तरंग कितनी बार कंपन करती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ये जो वेवलेंथ है, तो हमेशा याद रखना, अगर डीप क्वेश्चन आता है आपसे पूछता है कि लिडार और रडार में वेवलेंथ किसका ज्यादा और किसका कम, तो लिडार जो होता है इसका वेवलेंथ कम होता है, शॉर्टर वेवलेंथ का होता है, इसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। इसी के कारण अगर आपके मन में ये सवाल आ जाए कि सर हम कब किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम ज्यादातर लिडार का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लिडार से जो रिजल्ट मिलते हैं वो काफी सेटिस्फाइंग होते हैं। तो बेसिक फॉर्म में ये दो टाइप आपको लिखना है, एक एक्टिव है और दूसरा कौन सा लिखना है, पैसिव। अब अगर हम प्रिंसिपल की बात करें कि प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से काम जो है करती है, तो जब भी आप अपना आंसर खत्म करें रिमोट सेंसिंग में, तो बेसिक फॉर्म में आपको ये प्रिंसिपल समझाना पड़ेगा कि रिमोट सेंसिंग का प्रिंसिपल है क्या, ठीक है। तो अब हम आइए जानते हैं प्रिंसिपल के बारे में। अगर हम सिद्धांत की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें कि किस तरीके से काम जो है करती है, तो प्रिंसिपल या सिद्धांत में आपको याद रखना है कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पे काम करती है। रिफ्लेक्शन के वेव्स का मतलब होता है परावर्तन, ठीक है। परावर्तन आप सिंपल जानते हो कि किसी भी सतह से जब कोई किरण टकराती है तो वो वापस भी लौटती है, तो हमको इसी वापस लौटने वाले किरण, कितनी किरणें वापस लौटी है, बस इसी का पता लगाना होता है, और इसी प्रिंसिपल पे काम जो है करती है आपके रिमोट सेंसिंग। किस तरीके से काम जो है करती है, देखिए इसको समझने के लिए मान लीजिए कि ये कोई एरिया है, ये हमारा टारगेट है, और इस टारगेट के बारे में हम सारी जानकारी चाहते हैं। अब ये टारगेट पृथ्वी पे कहीं मौजूद है, पृथ्वी के ऊपर हमारे पास सुदूर संवेदी क्या है, उपग्रह, और इन उपग्रहों में सेंसर लगे होते हैं, ठीक। मान लीजिए कि ये रात का समय है, दिन का समय होता तो सिंपली सूर्य की रोशनी आती, अगर रात का समय है तो क्या होगा कि ये उपग्रह यहाँ से अपने रेडियो तरंगों को छोड़ते हैं, रेडियो वेव्स को छोड़ते हैं। अब रेडियो वेव्स क्या होती हैं कि इनसे जाकर टकराती हैं, और इस टारगेट की जैसी भी लोकेशन होगी, मतलब टारगेट में गड्ढे ज्यादा है या पहाड़ ज्यादा है, नदियां ज्यादा है, उस हिसाब से रेडियो तरंगे फिर लौटती हैं, और ये रेडियो तरंगे कहाँ जाकर टकराती हैं, इसके सेंसर्स पे। अब सेंसर क्या करते हैं, इन रेडियो तरंगों के लौटने में जितना समय लगा है उसका डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, और फाइनली इसको पहुंचाते हैं कहाँ, ग्राउंड स्टेशन पे। जैसे हमने साधनगर की बात की थी, यहाँ पर पहुंचा देते हैं। तो फिर ये जो सिग्नल है वो ग्राउंड स्टेशन पे पहुंचते हैं। ग्राउंड स्टेशन क्या है कि धरती पे लगा हुआ कोई स्टेशन है, जैसे हमने बात की कि हमारा जो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है वो हैदराबाद। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस ग्राउंड स्टेशन से ये जो डेटा आया है ना हमारे पास, जो बेसिकली ये बता रहा है कि यहाँ पे क्या क्या चीजें मौजूद है, ये डेटा को हमें कंप्यूटर में फीड कर देते हैं, और ये कंप्यूटर में हम फीड करने के बाद इसको सेव कर देते हैं, ताकि इन फ्यूचर किसी भी चीज में हमको अगर जरूरत पड़े, मान लीजिए कि ये जो टारगेट है ये कोई जगह है जैसे दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली में मान लीजिए मेट्रो बनना है, तो अब अगर इन फ्यूचर मान लीजिए 2025 में फिर से मेट्रो बनती है, और हमको ये पता लगाना है कि मेट्रो के लिए ट्रैक कहाँ से बिछाएं वो ज्यादा सही रहेगा, तो इसके लिए हम ये डेटा का इस्तेमाल करेंगे जो हमने एक बार आज 2020 में रिमोट सेंसिंग करके सेव किया है। इसमें हालांकि फर्दर थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि डेली रिमोट सेंसिंग जो है वो सैटेलाइट जो है वो डेली डेटा भेजते रहती है, जिसमें अपडेशन जो है वो चलते रहता है। अब इसके बाद बात आती है कि अगर हम बात करें तो ये तो बेसिक फॉर्म में प्रिंसिपल हो गया, जिसमें आपको रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स याद रखना है, परावर्तन पे चलती है। तो ये कैसा रिमोट सेंसिंग है, ये पैसिव वाला रिमोट सेंसिंग है, पैसिव रिमोट सेंसिंग जिसमें सूर्य की किरण नहीं है, रात का टाइम है। अब यही केस लीजिए कि अगर ये दिन का टाइम होगा, तो दिन के टाइम में हम क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये सपोज करो ये वही एरिया है, टारगेट है हमारा, ठीक है, और यहाँ सूर्य की किरण मौजूद है। तो सूर्य की किरण की जो लाइट आती है यहाँ पर इस टारगेट से, तो देखो ऐसा नहीं कि ये लाइट सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में वापस जाएंगी, कुछ लाइट इधर चली जाएंगी, कुछ लाइट इधर चली जाएंगी, कुछ लाइट इधर चली जाएंगी। और यहाँ पे क्या होता है कि इस ऐसे पोजीशन में ये सैटेलाइट होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लाइट हो वो उस जिस डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा लाइट परावर्तित होकर जा रहे हो उसी डायरेक्शन में ये सैटेलाइट रहते हैं। और ये लाइट क्या होता है कि फिर इन उपग्रह के, इन सैटेलाइट के सेंसर से टकराती है, और सेंसर इस डेटा को कलेक्ट करते हैं और ये देखते हैं कि एक लाइट को अलग अलग पोजीशन से वापस लौटने में कितना समय लगा है। मतलब मान लीजिए कि ये कोई एरिया था,
अगर कोई लाइट अगर आ रही है किसी सोर्स से, किसी सतह से, तो कुछ लाइट जो यहाँ आई जबकि कुछ लाइट जो यहाँ आई, तो सिंपल सी चीज है कि यहाँ जो लाइट आई है उसको वापस लौटने में भी टाइम लगेगा, जबकि यहाँ जो लाइट आई है वो जल्दी लौट भी जाएगी। तो वो टाइमिंग नोट किया जाता है, उसका कैलकुलेशन करते हैं हम, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना दूरी इन्होंने तय किया है, ठीक है। और बाकी जो प्रोसीजर है फिर यही होता है कि सेंसर इसको कहाँ भेजता है, ग्राउंड स्टेशन पे, और फिर बाकी सेम पैसिव के जैसा हम कंप्यूटर में फिट करके इसको सेव कर लेते हैं और डेली अपडेशन चलते रहता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट ऐसे कौन से सैटेलाइट होते हैं जो मदद करते हैं हमें। तो देखो बेसिक फॉर्म में ये सैटेलाइट होते हैं IRS। सबसे पहले तो IRS का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। अगर आपसे पहला सवाल पूछता है कि भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह कौन सा था, तो IRS-1 था, जिसको मार्च 1988 में छोड़ा गया था, 1988 में इसे छोड़ा गया था। उसके बाद इसके और कई सीरीज बने, जैसे IRS-1B बना, IRS-1C बना, ऐसे कई सीरीज बने, ठीक है। उसके बाद और भी आए, जैसे इनसैट बना, ठीक है। इनसैट के बाद और बने IRNSS, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे कि फिर IRS जो था वो पूरे रिमोट सेंसिंग के लिए था। अब मान लो हमको ये जो टारगेट है ये कोई समुद्र है, तो अब इन्होंने समुद्र के लिए अलग से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बना दिया, जैसे कि नाम था ओशियन सैट, ठीक है। फिर अगर मान लो अगर आपसे पूछता है कि रिसेंटली कौन सा सैटेलाइट छोड़ा गया है, तो कार्टोसैट। ये कार्टोसैट काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है, जिसको मार्च 1988 आपको याद रखना है। और बेसिक फॉर्म में यही था आपका रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग कैसे काम करती है, कितने टाइप होते हैं, प्रिंसिपल क्या होता है, और साथ ही साथ कि आपको एवलिन प्रूइट का नाम याद रखना है। एक सवाल और है कि अगर आपसे पूछता है कि GIS जो टर्म है, GIS के कौन खोज जो है करता है, तो GIS के खोज करता है जॉन स्नो, जिन्होंने पहली बार इसे 1854 में बताया था कि ऐसा कुछ सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं। ऑफिशियल आपसे बोलता है तो ऑफिशियल तो खैर ये 1960s 1970s में हुआ है, पर पहली बार जॉन स्नो ने बताया था कि हम इस तरीके से जो हम बैलून में जो कैमरा लगाते हैं उस तरीके से हम एक डेटा तैयार करके सेव करके रख सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जिसको बाद में GIS बोलेंगे। तो होप करता हूं कि पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा, और यूनिट 7 का रिमोट सेंसिंग इन इंडिया ये टॉपिक जो है मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम बात करेंगे आगे आने वाले टॉपिक्स की। तब तक के लिए थैंक यू।